नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल आरपीएससी मेकर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6 अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। देखो दोस्तों, इसके जो अध्ययन बिंदु हैं पहले वो देख लेते हैं कि हमें जो टॉपिक्स हैं वो क्या क्या पढ़ने हैं। फर्स्ट है किशोर अवस्था क्या है। सेकंड, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ व हार्मोन्स, हार्मोन कौन कौन से हैं और ग्रंथि कौन कौन सी है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। अवटु ग्रंथि यानी उसका दूसरा नाम है थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि। फिर है किशोर अवस्था में अच्छा स्वास्थ्य। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक्स हैं और चैप्टर भी थोड़ा छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हम आज के वीडियो में ये चैप्टर पूरा भी कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक्स है फर्स्ट नंबर किशोर अवस्था क्या है। तो दोस्तों, किशोर अवस्था क्या है ये तो आप सभी ने जानते हो। ठीक है दोस्तों, किशोर अवस्था क्या है। हम हमारे जीवन काल में बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था से होकर गुजरते हैं। 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 या 19 वर्ष की आयु तक हमारे शरीर में कई परिवर्तन होते हैं। यह किशोर अवस्था यानी एडोलेसेंस कहलाती है। इस अवस्था में चेहरे पर दाढ़ी मूछें आना, चेहरे पर कील मुहासे निकलना, लंबाई में तेज़ी से वृद्धि होना इत्यादि परिवर्तन होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप सभी जानते हो, इस अवस्था से हम सभी गुजरे हैं। तो ये परिवर्तन क्यों होते हैं, इनका कोई कारण भी होता है। ये जो लक्षण है किशोरावस्था के, दाढ़ी मूछ आना, चेहरे पर कील मुहासे निकलना, इसी अवस्था में क्या होते हैं। जो हमारी पहली अवस्था होती है 10-12 साल के आसपास, 8-10 साल के आसपास, उस टाइम पे क्यों नहीं होते, इसी समय पर क्यों होते हैं, इनका भी कोई कारण होता होगा। यस, तो दोस्तों इनका कोई कारण है और वो कारण हम पढ़ने वाले हैं। तो ये शारीरिक परिवर्तन शरीर में कुछ रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा, रासायनिक पदार्थों द्वारा होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हार्मोन किसे कहते हैं दोस्तों, ये होगी आपकी इसकी डेफिनेशन। ये हार्मोन हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा रुधिर में स्रावित होते हैं। ये हार्मोन क्या होते हैं दोस्तों, हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उनके द्वारा हमारा जो रुधिर है, ब्लड है, उनमें स्रावित हो जाते हैं। इस अध्याय में हम अंतःस्रावी ग्रंथियों और उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन व इनके द्वारा शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमें जो ग्रंथि है, ठीक है, ये हार्मोन है, इनको जो रुधिर है, ठीक है दोस्तों, ये जो हार्मोन होते हैं, ठीक है, हार्मोन को रुधिर के अंदर स्रावित कौन करता है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों और उनसे जो हार्मोन निकलेंगे, ठीक है, उनसे जो स्रावित होने वाले हार्मोन है, इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये दोस्तों किशोरावस्था की डेफिनेशन बताई गई है। क्या है, किशोरावस्था एक ऐसा अजीब काल है जिसमें आप न तो बच्चे रहते हैं न ही बड़े। यह बाल्यकाल एवं युवावस्था की मध्य की अवधि है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं कि किशोरावस्था क्या है, एक अजीब काल है। अजीब काल क्यों है, क्योंकि इस अवस्था में जो बालक होता है तो उसमें क्या होता है, वह अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। साइकोलॉजी में पढ़ते हैं सभी कि ये जो किशोरावस्था होती है तूफान और संघर्ष की अवस्था होती है। फिर है दोस्तों हमारा जो टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ व हार्मोन। ठीक है दोस्तों, अब देखो इस डायग्राम से हम इन जो ग्रंथि हैं इनको समझने का प्रयास करते हैं कि ग्रंथि कौन कौन सी कहाँ कहाँ पर स्थित होती है। देखो, पीनियल ग्रंथि है, ये कहाँ पर होती है, मस्तिष्क के ऊपर ही ऊपर होती है। ठीक है दोस्तों, सबसे ऊपर पाई जाती है हमारे शरीर में पीनियल ग्रंथि। फिर है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, ये रही। और पीयूष ग्रंथि का आकार होता है मटर के दाने जैसा। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, कौन सा,
ये देखो, ये है पीयूष ग्रंथि। फिर है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? देखो, ये है आपकी पैराथायराइड ग्रंथि इस साइड में, ठीक है। और फिर है थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि इसके नीचे जस्ट यहाँ पर होती है। फिर थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि ये जो लीवर होता है, यहाँ पर लीवर के ऊपर पाई जाती है थाइमस ग्रंथि, ठीक है। फिर है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है, ये वृक्क होते हैं दो, इन वृक्कों के ऊपर पाई जाती है दोनों, ये क्या होती है? एड्रिनल ग्रंथि। और अग्नाशय ग्रंथि कौन सी होती है? ये होती है अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है दोस्तों। तो ये होती है ग्रंथियाँ। इनका आपको मोटा मोटा पता चल गया कि ये ग्रंथि कहाँ पर होती है, ठीक है दोस्तों। अभी इनके बारे में पढ़ेंगे तो रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। देखो, पहली है पीयूष ग्रंथि। कभी कभी हम ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं जो बहुत छोटे या बौने या बहुत अधिक लंबे होते हैं। इनका कद अधिक लंबा या बहुत छोटा क्यों रह गया, ठीक है दोस्तों। तो हम ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं, ऐसे बहुत से व्यक्ति देखते हैं कि कई तो एकदम छोटे रह जाते हैं, जिनकी लंबाई होती है केवल मात्र 3-4 फुट, और कई ऐसे होते हैं जिनकी लंबाई चली जाती है 8-8 फुट, 8.5 फुट चली जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे द ग्रेट खली है, ठीक है। और अब देखो दोस्तों, जो व्यक्तियों की लंबाई है वो अधिक और छोटी क्यों रह जाती है, इनका कोई कारण है। वो कारण क्या है? ऐसा पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित एक वृद्धि हार्मोन के कारण होता है। किसके कारण? पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित एक कौन सा हार्मोन होता है? वृद्धि हार्मोन होता है। यह हार्मोन शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। यदि बाल्यकाल में इस हार्मोन की कमी होती है, ठीक है दोस्तों, क्या होती है? कमी होती है, तो व्यक्ति का कद क्या हो जाएगा? बौना रह जाएगा। कुछ व्यक्तियों में इस हार्मोन का स्त्राव सामान्य से अधिक होता है, तो क्या होगी? लंबाई 8 फीट तक हो जाती है। समझ गए होंगे दोस्तों। तो पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन है स्त्रावित होता है, उससे क्या होगा? यदि अधिक मात्रा में स्त्रावित होगा तो लंबाई अधिक होगी, कम होगा तो लंबाई कम ग्रोथ होगी। फिर है अपनी सेकंड ग्रंथि है अवटु ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि। ये देखो दोस्तों, जो डायग्राम है गलगंड रोग, तो गलगंड रोग है, ये देखो दोस्तों, आपने देखा भी होगा। अभी तो नहीं होता है, लेकिन पुराने टाइम पे आज से 10 साल 12 साल पहले जाएं, 10-15 साल पहले, तो ये बहुत से लोगों में पाया जाता था, ठीक है दोस्तों। अब देखो, जो थायराइड ग्रंथि है, ठीक है, थायराइड ग्रंथि है अवटु ग्रंथि, इसी का नाम है। देखो, खुशी अपने पिताजी के साथ घर का सामान खरीदने बाज़ार गई। दुकानदार ने जब नमक की थैली दी तो पिताजी ने नमक की थैली लौटाते हुए कहा कि उन्हें आयोडीन युक्त नमक ही चाहिए। खुशी सोच में पड़ गई कि पिताजी ने आयोडीन युक्त नमक ही क्यों खरीदा। इसका कारण पूछने पर पिताजी ने बताया कि हमारे गले में अवटु यानी थायराइड नामक एक ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि में एक रस बनता है जिसे थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। दोस्तों, इम्पोर्टेंट लाइन है, अपने नोट्स में ये लाइन इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने आपको तो ये जो साइंस स्टार्ट की थी उसी समय बता दिया था कि आप साथ साथ में इनके नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि नोट्स बनाने पर ही आपको इनका फ़ायदा होगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप साथ साथ में नोट्स बना रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि नोट्स होते हैं वो क्या होते हैं? रिवीजन के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं, क्योंकि उनका रिवीजन अच्छे से हो पाता है, ठीक है दोस्तों। अब मैं जैसे आपको मैं बुक पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, आप बुक पढ़ लोगे, समझ भी आ जाएगी, लेकिन क्या होगा? लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे आप ये सभी वीडियो हैं इनको आप नहीं देख पाओगे, ठीक है दोस्तों, नहीं देख पाओगे। लेकिन क्या होगा? अगर आपके नोट्स बनाए हुए होंगे तो एक चैप्टर है उसमें मैं कम से कम 20-25 मिनट का पढ़ाता हूँ, लेकिन एग्ज़ाम 20-25 मिनट का पढ़ाता हूँ मैं, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे क्या होगा? वही चैप्टर आपने पहले पढ़ा होगा, तो एग्ज़ाम के टाइम पे आप मात्र 5 मिनट में उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है उसमें नोट्स बनाने का, ठीक है दोस्तों। तो कितना टाइम बच गया आपका? आधे से भी आधा टाइम बच गया। अब देखो दोस्तों, इसको अंडरलाइन कर लिया। इस ग्रंथि में एक रस बनता है जिसे थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं।
इस हार्मोन के निर्माण के लिए इस ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? आयोडीन की। यदि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी होगी तो हमें गलगंड नामक रोग होने की संभावना रहती है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो कौन सा रोग होगा? गलगंड या गोइटर नामक रोग होता है। इस रोग में हमारा गला सूज कर लटक जाता है। ठीक है, चित्र देखें, जैसा कि हमने पीछे जो डायग्राम था इसमें देखा था, ये इसमें क्या होता है, जो गला वो सूज कर क्या होता है, लटक जाता है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं गलगंड रोग। तो दोस्तों ये किसके कारण होता है? ये होता है आयोडीन की कमी से। और ग्रंथि कौन सी होती है? वो थायराइड ग्रंथि, जिससे क्या होता है, और थायराइड ग्रंथि से हार्मोन कौन सा स्रावित होता है? थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई अपनी जो सेकंड ग्रंथि। अब आती है अपनी अग्नाशय ग्रंथि। देखो अग्नाशय ग्रंथि कौन सी है? 15 अगस्त को विद्यालय में मिठाई का वितरण हुआ। खुशी भी इस कार्य में सहयोग कर रही थी। हिंदी की अध्यापिका ने मिठाई नहीं खाई, उन्हें डॉक्टर ने मीठा कम खाने की सलाह दी। दूसरे दिन खुशी ने अपने विज्ञान के अध्यापक जी से पूछा कि डॉक्टर ने मैडम को मीठा कम खाने की सलाह क्यों दी है। उन्होंने बताया कि मैडम को मधुमेह रोग है। कौन सा? डायबिटीज़। यह रोग रक्त में इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। तो दोस्तों अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट लाइन आ गई कि जो मधुमेह रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? वो होता है रक्त में इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। कौन से हार्मोन की? इंसुलिन हार्मोन की कमी से। इसका निर्माण शरीर की अग्नाशय ग्रंथि में होता है। तो दोस्तों इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहाँ पर होता है? अग्नाशय ग्रंथि में होता है। तो आपकी जो अग्नाशय ग्रंथि है, इनसे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन। और पीछे वाली पढ़ी थी हमने, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। यदि इस हार्मोन का स्राव उचित मात्रा में नहीं होता है तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, और हमें जो मधुमेह है या डायबिटीज़ रोग है वो हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई आपकी अग्नाशय ग्रंथि। फिर आती है दोस्तों नेक्स्ट है वो एड्रीनल ग्रंथि। तो एड्रीनल ग्रंथि बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपको गुस्सा आता है या परीक्षा परिणाम आने से पूर्व अथवा किसी अन्य बात से जब आपका मन चिंतित होता है, तब आपका हृदय तेज़ी से धड़कने लगता है, शरीर का रुधिर दाब बहुत बढ़ जाता है। दोस्तों सभी के साथ होता है, केवल एक ही बात नहीं है, सभी के साथ ही होता है। इन संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए एड्रीनलिन हार्मोन हमारे शरीर को तैयार करता है। यह हार्मोन एड्रीनलिन ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखो यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन है आपको अंडरलाइन करनी है, अपने नोट्स में बनानी है। एड्रीनल ग्रंथि से हार्मोन कौन सा स्रावित होता है? वो होता है एड्रीनलिन हार्मोन। तो एड्रीनल ग्रंथि से एड्रीनल हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है दोस्तों, ये कार्य क्या करता है? जो ये होता है दोस्तों, हमारे शरीर को तैयार करता है। किसके लिए? कोई भी परिस्थिति आती है दोस्तों, संकटकालीन परिस्थिति आती है तो उसके लिए क्या करता है? तैयार करता है। जैसे ही हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो हमारा क्या होता है? पूरा शरीर कांपने लगता है। तो कांपने लगता है क्यों होती है? वहाँ पर हमें थोड़ी घबराहट होने लगती है। तो दोस्तों उसको नियंत्रित करने के लिए जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है? एड्रीनलिन हार्मोन होता है। दोस्तों इसे करो या मरो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अपने नोट्स में बना लेना ये। ठीक है दोस्तों, अपने नोट्स में एक लाइन और बना के लिख लेना कि एड्रीनलिन हार्मोन को करो या मरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर है अपनी जो ग्रंथि है पैराथायराइड ग्रंथि। यह हमारे गले में पाई जाने वाली 4 छोटी ग्रंथियां है। कितनी होती है? 4 ग्रंथियां होती है दोस्तों ये। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ये पैराथायरॉयड हार्मोन स्रावित करती है। तो पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सा होगा? पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड ग्रंथियां हमारे रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों इसका कार्य क्या हो गया? पैराथायराइड ग्रंथि है, उसका कार्य है, पैराथायराइड ग्रंथियां हमारे शरीर में जो रुधिर होता है तो रुधिर में कैल्शियम के स्तर को, रुधिर के अंदर कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करती है, न ज़्यादा होने देती है न कम होने देती है। तो इसको नियंत्रित करता है कौन? पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन पैराथायरॉयड हार्मोन। फिर है नेक्स्ट ग्रंथि थाइमस ग्रंथि।
तो थाइमस ग्रंथि वक्ष में पाई जाती है। वक्ष क्या होता है दोस्तों? सीना, ठीक है, सीने में पाई जाती है। बच्चों में इस ग्रंथि का आकार बड़ा होता है। कैसा होता है? बड़ा, बच्चों में। यह थाइमोसिन नामक हार्मोन स्त्रावित करती है। तो थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन हार्मोन स्त्रावित करती है। ठीक है दोस्त, आप नोट्स में अपनी ये जो ग्रंथियां हैं, ठीक है, जो भी ग्रंथियां हैं उनसे यहाँ पर लिख लेना ग्रंथि, नीचे ग्रंथि नाम लिख दे जाना, यहाँ पर हार्मोन, यहाँ पर हार्मोन। तो इस तरह से आप लिखते जाना कि इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन, ये हार्मोन, इस ग्रंथि से ये हार्मोन। इस तरह से आप ये नोट्स बनाते जाना। फिर है बाल्यकाल में इस ग्रंथि का स्त्राव जननांगों के विकास में सहायक है। हमारे शरीर में रोगाणु से लड़ने की क्षमता का विकास भी इस ग्रंथि के स्त्राव से होता है। तो बाल्यकाल में जो हमारी जननांग होते हैं, तो जननांगों के विकास में कौन सी ग्रंथि सहायक है? थाइमस ग्रंथि। और हमारे शरीर में रोगाणु से लड़ने की क्षमता का विकास भी इसी ग्रंथि के स्त्राव से होता है। फिर है अपनी पीनियल ग्रंथि। तो पीनियल ग्रंथि कौन सी है? देखो, हमें अक्सर रात्रि में निश्चित समय पर नींद आने लगती है। प्रातःकाल एक निश्चित समय पर उठ भी जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमारे मस्तिष्क के केंद्र में पाई जाने वाली एक बहुत छोटी ग्रंथि के द्वारा होता है। तो दोस्तों, पीनियल ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? मस्तिष्क में, जैसा कि मैंने आपको पहले डायग्राम में दिखाया था। यह ग्रंथि मेलेटोनिन नामक हार्मोन स्त्रावित करती है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट लाइन आ गई, यह ग्रंथि मेलेटोनिन नामक हार्मोन स्त्रावित करती है। हमारे सोने जागने का चक्र मेलेटोनिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। इसके अतिरिक्त यह ग्रंथि जनन हार्मोन को भी नियंत्रित करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई आपकी पीनियल ग्रंथि। फिर है उपयुक्त ग्रंथियों के अलावा शरीर में कुछ अन्य स्रावी ग्रंथियां भी होती है, जिनके बारे में आप आगे की जो कक्षाएं हैं उनमें अध्ययन करेंगे। जब आपको मैं 8वीं की साइंस पढ़ाऊँगा, 9th की और 10th की, तो उनमें आपकी जो सभी जो ग्रंथियां हैं कवर हो जाएंगी। फिर है किशोरावस्था एवं स्वास्थ्य। टॉपिक अपना लास्ट है। किशोरावस्था में तेज़ी से वृद्धि होती है। संतुलित वृद्धि के लिए आवश्यक है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। किशोरावस्था में अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्न बातें आवश्यक हैं। कौन कौन सी? पोषण। देखो, पोषण क्या है? किशोरावस्था में हमारे शरीर का विकास तेज़ी से होता है एवं वृद्धि होती है। अतः किशोर को अपने भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवणों को पर्याप्त मात्रा में लेना आवश्यक है। हमारा भारतीय भोजन, जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती है, एवं एक ये क्या है? संतुलित आहार है। ठीक है दोस्तों, तो संतुलित आहार किसे कहते हैं दोस्तों? जिनमें जो भोजन के सभी पोषक तत्व हैं, कौन कौन से? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं संतुलित आहार। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। फल भी हमें पोषण देते हैं। लोह, आयरन तत्व रुधिर का निर्माण करता है। पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि में लोह, आयरन तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हें भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। फिर है व्यक्तिगत स्वच्छता। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है, क्योंकि संवेद ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार से स्वच्छ करना चाहिए। यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणुओं द्वारा संक्रमण होने का खतरा रहता है। फिर है नेक्स्ट, शारीरिक व्यायाम। ताज़ी हवा में टहलना, खेलना शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ रखता है। सभी किशोर एवं किशोरियों को नियमित टहलना, व्यायाम करना एवं खुले वातावरण में खेलना चाहिए। ठीक दोस्तों, तो ये आप सभी जो किशोरावस्था में ध्यान रखने वाली बातें हैं, ये सभी जानते होंगे। अच्छा पोषण होना चाहिए, अच्छी व्यक्तिगत साफ सफाई भी होनी चाहिए, शारीरिक व्यायाम भी अच्छा होना चाहिए, नशीले पदार्थ हैं, जो ड्रग्स हैं, उनके सेवन से दूर रहना चाहिए। ठीक दोस्तों, ये लास्ट टॉपिक आपका देखो, लास्ट पॉइंट है नशीले पदार्थ, ड्रग के सेवन से दूर रहना।
यदि कोई व्यक्ति आपको यह बताता है कि किसी ड्रग नशीली सेवा के सेवन से आप अच्छा अथवा तनाव मुक्त महसूस करेंगे तो आपको इसके लिए न ही कहना चाहिए जब तक वह दवा डॉक्टर द्वारा नहीं दी गई हो। ड्रग्स नशीले पदार्थ हैं जिनकी आदत पड़ जाती है। यदि आप इन्हें एक बार लेते हैं तो आपको इन्हें बार बार लेने की इच्छा होती है। यह स्वास्थ्य, सामाजिक एवं आर्थिक संपन्नता को बर्बाद कर देती है। आपने एड्स के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा, जो HIV नामक खतरनाक वायरस द्वारा होता है। यह वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज द्वारा भी जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ये जो नशीले पदार्थ होते हैं, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू जो भी होते हैं, इनसे दूर रहना चाहिए क्योंकि ये हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव डालते हैं। अब आपने क्या सीखा इनके बारे में देख लेते हैं। 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 या 19 वर्ष की आयु तक हमारे शरीर में कई परिवर्तन होते हैं। यह किशोरावस्था कहलाती है। हार्मोन हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा रुधिर में स्त्रावित होते हैं। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, जो हमारे रुधिर में स्त्रावित होते हैं कौन? हार्मोन। तो किसके द्वारा होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा। भोजन में आयोडीन की कमी से गलगंड नामक रोग होने की संभावना रहती है। तो गलगंड रोग किसकी कमी से होता है दोस्तों? आयोडीन की कमी से। मधुमेह नामक रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। कौन करता है दोस्तों? पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित वृद्धि हार्मोन। कौन? वृद्धि हार्मोन। तो पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वो कौन सा होता है? वृद्धि हार्मोन होता है। पीनियल ग्रंथि मेलेटोनिन नामक हार्मोन स्त्रावित करती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जो पीनियल ग्रंथि है वो कौन सा हार्मोन स्त्रावित करती है? मेलेटोनिन। संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए एड्रेनलिन हार्मोन हमारे शरीर को तैयार करता है। तो दोस्तों इसे बोलते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन होता है, इसे बोलते हैं करो या मरो हार्मोन। किशोर अवस्था में अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता, शारीरिक व्यायाम एवं नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहना आवश्यक है। हमारे शरीर में पीयूष, अवटु, अग्नाशय, एड्रिनल, पैराथायराइड, पीनियल, थाइमस आदि अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है। तो दोस्तों ये चैप्टर है आज का कंप्लीट होता है। इसके अभ्यास क्वेश्चन ही देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, देखो। इंसुलिन हार्मोन स्त्रावित करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताइए। तो दोस्तों कौन सी होती है इंसुलिन हार्मोन स्त्रावित करने वाली? बताइए, आपको याद है तो कौन सा होगा? पीयूष होगा, अवटु होगा, अग्नाशय होगा या एड्रिनल होगा? तो दोस्तों देखो, अभी देखें, पीयूष ग्रंथि जो इंसुलिन हार्मोन होता है, ये देखो अग्नाशय ग्रंथि द्वारा। ठीक है। मधुमेह नामक रोग होता है किससे? इंसुलिन हार्मोन की कमी से। ठीक है। तो कौन सी ग्रंथि है ये? अग्नाशय ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी। भोजन में कौन से तत्व की कमी से गलगंड नामक रोग होने की संभावना रहती है? तो दोस्तों कैल्शियम, लोहा, आयोडीन, कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा इसका? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, गलगंड नामक रोग कौन सी किसकी कमी से होता है? ये होता है दोस्तों, सोचिए, आपको याद है तो अच्छी तरीके से आपने चैप्टर पढ़ा है तो इसका राइट आंसर बता सकते हो। क्या होगा? आयोडीन। और ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। फिर है किशोरावस्था में अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता, शारीरिक व्यायाम और ये सभी क्या है? आवश्यक है, तीनों। तो ऑप्शन नंबर द हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज का जो चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो इसको फिर से देख लेना, बिल्कुल समझ में आएगा क्योंकि सिंपल चैप्टर है। इसमें केवल अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, उससे निकलने वाले जो स्त्रावित हार्मोन है और इन हार्मोन का कार्य है, केवल यही है इसमें और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।